आपको होमवर्क क्या दिया था? होमवर्क ये दिया था ना कि आप एवरी आइसोटोप जो हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे, आइदर इन थेरेपी और जो है डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए, उसमें क्या करना है आपको? इंटरनेट सर्च करना है, मतलब लिटरेचर सर्च करना है, और इंफॉर्मेशन क्या निकालना है? यूरिन का, राइट? कि यूरिन में जो है एक्टिविटी कितनी एक्सक्रीट हो रही है, एक्टिविटी इन यूरिन एट टाइम, एट ए पर्टिकुलर टाइम। और ये चीज़ आपने कहाँ से लिया, किस आर्टिकल से लिया, उस आर्टिकल का रेफरेंस। यही क्वेश्चन पूछा था, यही बोला था ना सर्च करने के लिए, राइट? सो लेट अस रिव्यू व्हाट यू हैव गिवन मी द इंफॉर्मेशन। आपने क्या किया, एक एक्स्ट्रा मुझे इंफॉर्मेशन दिया है, या आपने अपने लिए नोट्स प्रिपेयर किया होगा, इट्स वेरी गुड, नो प्रॉब्लम। बट इसमें जो आपने दिया मुझे इंफॉर्मेशंस, इसमें ऐसा कहीं भी नहीं है जिस वे में मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए था। आप समझ गए? आपने मुझे इंफॉर्मेशंस दिया, सम इंफॉर्मेशंस डैश डैश डैश, राइट? रेफरेंस आपने क्या प्रोवाइड किया? रेफरेंस डैश डैश डैश। ये इंफॉर्मेशन, कौन सा इंफॉर्मेशन कहाँ से लिया है, दैट इज नॉट मेंशन हियर। कैन यू आइडेंटिफाई राइट नाउ एग्जैक्टली कि ये इंफॉर्मेशन, जो भी आपने मुझे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया है, वो इस पर्टिकुलर आर्टिकल से रिलेटेड है? कैन यू प्रोवाइड? यस और नो? यस। सो जस्ट टेल मी विच इंफॉर्मेशन यू हैव टेकन फ्रॉम ए पर्टिकुलर आर्टिकल। वो आर्टिकल का कॉपी है आपके पास? कहाँ से, कैसे मुझे कंफर्म होएगा? हाउ आई विल कंफर्म दैट यू आर गिविंग मी करेक्ट इंफॉर्मेशन? यदि आपने इंटरनेट सर्च किया है और सर्च करके आर्टिकल से आपने बनाया है वो चीज़ें, तो आपके पास आर्टिकल होना चाहिए। है मोबाइल में, दिखाइए मुझे, ठीक है? दूसरा दीजिए, दूसरा आदमी जो भी करके लेके आओ, होमवर्क दिखाइए। आपने डीएमएसए का किया है? जी सर। हाँ? जी सर। ये डीएमएसए ना, डीएमएसए से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दिया। ये कौन सा आर्टिकल, किस आर्टिकल से लिया ये? जर्नल ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन से, एक पहला वाला जर्नल ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन से है जो चाइल्ड चिल्ड्रन के लिए, और एक दूसरा है सर, वो सर दूसरे से। दूसरा आर्टिकल जो है और दूसरी जगह से लिया आपने? जी सर। डिपार्टमेंट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन, इतना जो इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए, वो इन्फॉर्मेशन आप मुझे 2 लाइन में बता सकते हैं? मुझे एग्जैक्टली इन्फॉर्मेशन चाहिए आपसे। आप समझ रहे मेरी बात? मुझे क्या चाहिए इन्फॉर्मेशन अब फाइनली? मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए, इधर है RPH, रेडियो फार्मास्यूटिकल, ठीक है? इधर है यूरिन क्लियरेंस, एक्टिविटी इन यूरिन क्लियरेंस, ठीक है? और इधर चाहिए मुझे टाइम, इस पे at different times. मॉर्निंग टाइम इधर चाहिए मुझे,
मे बी लाइक जो आर्टिकल आपने देखा होगा, ऐसा हो सकता है कि 2 आवर्स ये भी लोगों ने काम किया हो, राइट, 24 आवर्स ये किया होगा, 48 आवर्स, 72 आवर्स पे इस टाइप का इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगा, राइट। आई वांट टू टेबुलेट जो आपको काम दिया था उससे, आपके इनपुट से मैं ये टेबल बनाना चाह रहा हूँ। लाइक यदि मान लो कि मैंने लिया टेक्नीशियन 99 DMA से, तो मुझे ये इंफॉर्मेशन चाहिए। ऑन एन एवरेज जब आपने आर्टिकल सर्च किया तो सपोज करो कि आपको 4-5 आर्टिकल मिले होंगे, किसी आर्टिकल में कोई वैल्यूज होगा, किसी आर्टिकल में कोई वैल्यूज होगा, दैट वैल्यू विल डिफर, ठीक है। वो उसका ऑन एन एवरेज वैल्यू क्या था, ठीक है, और उसका रेंज क्या था जो आपने आर्टिकल सर्च किया, आपको समझ में आ रहा है, उसका मीन वैल्यू क्या था। बेसिकली दैट्स व्हाट आई एम इंटरेस्टेड इज मीन प्लस माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन। समझ गए कि इतनी एक्टिविटी प्लस माइनस इतना जो है 2 घंटे में आ जाती है, 24 आवर में इतनी आ जाती है, 48 आवर में इतनी आ जाती है, और 72 आवर्स में इतनी एक्टिविटी दिन में होती है। समझ गए। नेक्स्ट ये वाला इंफॉर्मेशन मुझे यहाँ पे चाहिए था। फिर उसके बाद दूसरा कोई भी आइसोटोप लो, लेट्स से फॉर एग्जांपल 130 आयोडीन 131 इन थायराइड रेमनेंट। याद रखिएगा मैंने थायराइड रेमनेंट लिखा है, थायरोटॉक्सिकोसिस नहीं लिखा, आप समझिए। उसी तरह से यहाँ पे आयोडीन 131 थायरोटॉक्सिकोसिस, ठीक है। थायरोटॉक्सिकोसिस के केस में एक क्लियरेंस जो है 2 आवर्स में 48 आवर्स, ऐसा किसी ने स्टडी करा नहीं करा, इसलिए आपको इंडिविजुअल्स एक एक स्टडी से रिलेटेड काम दिया था। ओके, जिन लोगों ने काम किया है मुझे ये टेबल फिल करवाओ, जिनके पास भी डेटा है मुझे बता दो, रेडियो आइसोटोप मुझे कौन सा लिखना है, ठीक है, और मैं वो इंफॉर्मेशन जो है इधर फिल करूँगा। हाँ जी, ल्यूटीशियम 177, गुड, सॉरी, LU 177, राइट। Sir, I collected 3 data. One is from PMS, and NIH. Sir, the activity is in percentage. Like after 4 hours of administration, 50% activity excreted in urine. आफ्टर 4 hours of ओके, administration. ठीक है। सो आफ्टर दिस इज 4 आवर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कितना 50% ऑफ द एक्टिविटी, Yes, sir. राइट, 50% ऑफ Sir, एक्टिविटी, राइट, yes, sir. या प्लीज। ओके, ये ल्यूटीशियम 177 किसके लिए, कौन सा थेरेपी यूज करा था, Lutetium 177 dotatate. डोटाटेट, डोटाटेट, ओके। 4 आवर्स में 50% एक्टिविटी, और कोई Sir, इन्फॉर्मेशन, after 12 hours, 70% activity excreted. 12 आवर में 70%, ओके। सर दूसरे रेफरेंसेस से विद इन 5 आवर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 44% excreted. 44%, एक इसको इधर 4 आवर में ही रख लेते हैं अभी, ठीक है, 44%, ओके, सर विद इन 24 आवर 58% excreted. विद इन 24 आवर्स। यस सर. दूसरा आर्टिकल कितना बोल रहा है,
विद इन 24 आवर में 58%. 58%. ओके Within 48 hours, 65% excreted. 48 hours, 48 आवर्स कितना 65% excreted. 65% एक्टिविटी एक्सक्रीट, राइट. Sir, ये दो आर्टिकल आपने देखा, 3 देखे थे. The other one is in megabecquerel activity. कोई बात नहीं, मेगाबेक्यूरेल हो या मिलीक्यूरी हो, Yes, sir. देयर इज नो प्रॉब्लम ना. मेगाबेक्यूरेल कैन बी कन्वर्टेड इनटू द मिलीक्यूरी Yes, sir. and millicurie can be converted into megabecquerel by factor of 37. मिलीक्यूरी को 37 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो मेगाबेक्यूरेल में कन्वर्ट हो जाएगा, और मेगाबेक्यूरेल को 37 से डिवाइड करोगे तो मिलीक्यूरी में आ जाएगा. सो ये कितनी एक्टिविटी दी थी इसमें Sir, 200 milli. पहले वाला में, फर्स्ट वाले में आपको 200 मिलीक्यूरी एक्टिविटी दी थी. ओके, दूसरे में 150. दूसरे में था, यहाँ पे था 150. तो तीसरा आर्टिकल Sir, तीसरा article by European Journal of Medical Physics. ओके, Sir, 24 hour 115.6 megabecquerel. अच्छा, वो विद इन कितना 24 hour. 24 आवर की एक्टिविटी कितनी थी, हाँ sir. एक्टिविटी कितना एडमिनिस्टर किया था, हैं? एक्टिविटी Injected activity कितना 115.6 megabecquerel. 115.6 मेगाबेक्यूरेल, हैं? That's all. Yes sir. Means it is in 24 hour. This is excreted activity. This is, if this is the excreted activity, then what was the injected activity, administered कितना किया था. Sir, I had this activity. ओके ठीक है, excretion. लेट इट बी. वो कहीं ना कहीं फ्लॉज है, या तो समझने में दिक्कत हुआ, नहीं तो वो क्लैरिटी नहीं है. Yes sir. First 2% is okay. ठीक है, और किसी ने कोई डेटा कलेक्ट किया, टेबल को फिल करा सकता है. दूसरा आइसोटोप है ECD. ओके, चलो बताओ ECD का बताओ. Injected activity 28 to 30 millicurie. EC टेक्नीशियन Technetium 99 and ECD. 99 है ECD. So first article में injected activity 28 to 30 millicuries. 28 to 30 मिलीक्यूरी. For what investigation? Brain का क्या है, 28 to 30 मिलीक्यूरी. So at 2 hours, urine excretion percent 55% plus minus 10. 55% plus minus 10. ओके, और 24 hours पे सर 78% plus minus 14%. 78% plus minus 14 hours, 24 hours. ओके ठीक है. 24 आवर्स में 78% plus minus 14%. 78% plus minus 14%. 14. Sir, second article के अंदर 9.6 plus minus 0.8 millicuries. एक्टिविटी ठीक है. एक्सक्रीशन Excretion for 2 hours पे 50% plus minus 13%. 50% plus minus 13%. 13, 13, राइट. 6 hours पे सर 69%. 6 आवर पे 6 आवर पे कितना 69%. 69%. And sir 24 hours पे 74%. 74%. So दोनों article जे हैं. 74% जे दोनों JNM में. Yes, sir. And sir 48 hours पे through feces 11.1. ठीक है, अभी हम यूरिन को देखते हैं. ठीक है, हैं? जरा फोकस करते हैं. ये दो एग्जाम्पल है अभी. और किसी के पास है कोई रेडियोइसोटोप का एग्जाम्पल जो हैं? Helium 200. किसका Helium 200. हेलियम 201. ठीक है, बताइए. MPI के लिए. हेलियम 201. बोल. इसका 4 मिलीक्यूरी IV इंजेक्टेड किया था और उसके बाद एक्टिविटी बताओ 2 घंटे में. 4 2 आवर्स में पहले 2 आवर्स में थी
4%, 4% 2 आवर्स में, 24 आवर्स में 8%, 8%, ठीक है। AGNM, हाँ? JNM। JNM, ठीक है। फिर एक आर्टिकल लिया था जिसमें कंपैरिजन किया था MPI के लिए मीबी का और थैलियम का, जिसमें मीबी 24 आवर्स में ये 22%। मीबी का है आपके पास, टेक्नीशियम 99M MIBI है, ओके हाँ। इसका कितना है? इसका 24 आवर्स में है 22%। 22%, और इसमें थैलियम का शो किया है 24 आवर्स में 2%। ठीक है। मतलब कंपैरेटिव वर्सेस यदि देखो तो 2% जो है वो थैलियम का, अभी हम नहीं लिखते, ठीक है। किसी एक आर्टिकल में 8% लिखा है, किसी एक आर्टिकल में 2% लिखा है, ठीक है, ओके। और किसके पास है कुछ? आयोडीन 131 MIBG का है, ठीक है, बताओ। MIBG फॉर किसके लिए? न्यूरल क्रेस्ट के लिए, ठीक है, बताइए। 24 आवर्स में कितना? ये आयोडीन 131 फॉर न्यूरो MIBG MIBG, ठीक है। MIBG में कितना बताया? 24%, 24 आवर में 56 प्लस माइनस 10%, 48 आवर में 73 प्लस माइनस 10%, 80 प्लस माइनस 10%, ठीक है, रहने दो। 72 आवर्स, बाकी बड़े टेबल में देख लीजिए, हाँ। लेट अस डू वन थिंग, इस टेबल को एनालाइज करते हैं और क्या इन्फ्लुएंसेस आप निकालते हो, ठीक है। पहला ल्यूटीशियम 177, 50% एक्टिविटी, कहीं पे 44% एक्टिविटी, 12 आवर, 48 आवर्स में देखो वेरिएशंस देख रहे हो, इससे आप क्या इंफॉर्मेशन निकालोगे? एक तो डेटा जो है, वैल्यू जो है वो स्कैटर्ड है। स्कैटर्ड होने के कई रीजंस हो सकते हैं। हो सकता है कि पेशेंट पॉपुलेशन से ऐसा हो, उसका हाइड्रेशन स्टेट कैसा होगा, और बाकी बहुत सारे ऐसे फैक्टर होंगे जो इस वैल्यूज़ को मतलब अफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बट इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस क्या लेना है? यदि मान लो कि मैंने फर्स्ट टाइम कोई एक पर्टिकुलर स्टडी कर रहा हूँ, फर्स्ट टाइम जिसने ल्यूटीशियम 177 से थेरेपी करी होगी, फर्स्ट टाइम पेशेंट पे, उसने पेपर छापा होगा, उसने भी कुछ ना कुछ वैल्यूज़, यदि वो यूरिन कलेक्शंस किया होगा और उसमें एक्टिविटी मेज़र करी होगी, तो वो वैल्यूज उसने रिपोर्ट करी होगी। 5 पेशेंट पे किया होगा, 10 पेशेंट पे किया होगा, 100 पेशेंट्स पे किया होगा। जनरली जब कोई भी रेडियो फार्मास्यूटिकल्स फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस होता है, उस समय पे पेपर बहुत जल्दी छपते हैं क्योंकि फर्स्ट टाइम आता है, और उसमें जनरली आप देखोगे तो नंबर ऑफ पेशेंट्स बहुत कम होते हैं, क्योंकि सोसाइटी को क्या करना होता है, उनको ये बताना होता है कि ये यूजफुल चीज़ें हैं। पहला है प्रोपोगेशंस, राइट। उसमें जो वैल्यूज आता है इंडिकेटिव, 4 या 5 पेशेंट की यदि स्टडी है तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो बिल्कुल एक्यूरेट पॉपुलेशन को डिस्क्राइब कर रही हो, ठीक है। आप समझिए, एक्यूरेट पॉपुलेशन को डिस्क्राइब करने का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो कि आप सारे बच्चे हो यहाँ से, और किसी 2 आदमी को मैं पकड़ूँ और कोई क्वेश्चन पूछूँ, और वो जो आंसर देता है
उस आंसर के बेसिस पे मैं पूरे ग्रुप को जनरलाइज कर दूँगा। आप समझ गए? हो सकता है कि मैंने जो 2 बच्चों को पिक किया होगा उनको एक्चुअली में नहीं आता होगा और बाकी सारे लोगों को आता होगा उस क्वेश्चन का आंसर, लेकिन मैंने क्या जनरलाइज किया कि ये बैच बिल्कुल नालायक है, उसको कुछ नहीं आता। आप समझ गए मेरी बात? तो मेरा जो भी कंक्लूजन है वो 2 नंबर ऑफ 2 पर्सन्स, जो सैंपल साइज जो लिया उस सैंपल साइज जो है वो सफिशिएंट चाहिए जितना एक करेक्ट इंफॉर्मेशन ड्रॉ करने के लिए वो उतना अवेलेबल नहीं है। सो जब भी आप कोई भी आर्टिकल पढ़ोगे और एनालिसिस करोगे तो पहला क्वेश्चन ये पूछना है अपने आप से और देखना है कितने पेशेंट्स, कब थेरेपी शुरू हुई थी, ये किस समय का पेपर है। ठीक है? जनरली 1-2 और भी कॉशंस याद रखिए। जब रेडियो एक्टिविटी की भी डिस्कवरी हुई थी तो लोगों को रेडिएशन प्रोटेक्शंस के बारे में उतनी जानकारी नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे उसके साइड इफेक्ट्स जो थे वो लोगों के सामने आने शुरू हुए, जो लोग उसमें काम कर रहे थे, और द वे दे वर हैंडलिंग कि रेडियो एक्टिविटी है नहीं, एक सिंपल चीज़ है, राइट। जब वो एक्सप्रेशन शुरू हुआ तब जाकर के रूल्स रेगुलेशंस बनने शुरू हुए। उन लोगों ने फिर एक्सपोज करना शुरू किया, सोसाइटी को बताना शुरू किया कि ये प्रॉब्लम्स हम देख रहे हैं, तो इसको कैसे हैंडल करना चाहिए उसके बारे में फिर लोगों को बताया। लेकिन जब तक इन्होंने ये मैसेज प्रोपगेट नहीं किया उसके पहले क्या था कि ये नॉर्मल थे, मतलब इससे कोई हजार्ड नहीं है रेडिएशन से। पहले के लोगों के कॉन्सेप्ट यही थे, इसीलिए तो वो लोग अपना काम वैसे करते थे एक जनरल की तरह, जैसे जनरल चीज़ों को हैंडल करते हैं। आप समझ पा रहे हो? तो बहुत सारी गाइडलाइंस जो बनी है, जो इनिशियल पेपर के बेस्ड पे बनती है, जो अवेलेबल है उसके हिसाब से गाइडलाइन बना दिया। अभी क्या है कि ऐसा हो सकता है कि गाइडलाइन बनाओ कि इसमें रेडिएशन प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं है, बट जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, जैसे जैसे लोग नंबर ऑफ स्टडीज़ इंक्रीज होती जाएगी, कोई ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में करेगा, कोई यूरोप में करेगा, कोई जर्मनी में करेगा, वियना, अलग अलग जियोग्राफिकल लोकेशंस पे जब वो स्टडी होएगी और नंबर ऑफ पेशेंट्स जब इंक्रीज होंगे और जब आप डेटा पुल करोगे, जैसे मैंने बोला ना 2 आर्टिकल आपने पढ़ा तो दोनों का एक समराइज इन्फॉर्मेशन, 2 मीन प्लस माइनस स्टैंडर्ड डेविएशंस, उससे हमें रियल पिक्चर उभर के आएगी। और उसके साथ साथ ये ज़रूरी है कि नंबर ऑफ पेशेंट कितने थे और एक्टिविटी कितनी थी, उसको भी ध्यान में रखना ज़रूरी है कि जो हम डेटा ले रहे हैं वो ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल आउटलायर की तरह तो नहीं है, या वो एक्चुअली में वो मीन वैल्यू को रिप्रेजेंट कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। समझ गए आप लोग? तो ये डेटा वैल्यूज ओवर द ईयर्स चेंज होते रहते हैं, करेक्ट? और ये चेंज कहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है? इसीलिए डिफरेंट गाइडलाइंस बने हुए हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे ICRP है, राइट, IAEA है। इन लोगों का काम क्या है? इन लोगों का काम ये है कि जो भी आर्टिकल्स, जो रिसेंट रिसर्च जो हो रहे हैं, वहाँ पे जो कुछ भी पब्लिश्ड हुआ है उसको ये लोग क्या करते हैं, एक साइंटिफिक कम्युनिटी में प्रोजेक्ट फ्लोट करते हैं। समझ गए? कि जैसे मान लो कि IAEA है तो IAEA क्या करेगी, ल्यूटीशियम पे यदि उसको डेटा चाहिए तो IAEA ल्यूटीशियम से बेस्ड किसी सेंटर को दे देगी या किसी एक आदमी को दे देगी कि तुम 20 साल का डेटा जो है अभी तक जितने रिसर्च पब्लिकेशन हुए उसको देखो, एनालिसिस करो और एक रिपोर्ट सबमिट करो मुझे कि ये यूरिन कंटेंट, यदि स्पेसिफिकली यदि आप यूरिन कंटेंट की बात करेंगे तो यूरिन कंटेंट में कितनी एक्टिविटी, मतलब एक्टिविटी में यूरिन में कितनी एक्टिविटी है एट डिफरेंट आवर्स पर, तो उसको हमने एक प्रोजेक्ट दे दिया, उसको कुछ फंड्स कर दिया। जो प्रोजेक्ट इन्वेस्टिगेटर होगा वो डेटा कलेक्ट करेगा, ही विल रीड द आर्टिकल, समराइज द इंफॉर्मेशन, सबमिट इट टू द IAEA, राइट। इस तरह से वो कई जगह पे लोगों को ऐसे प्रोजेक्ट दे दिया।
फाइनली उनकी एक कमेटी होती है जो रिव्यू करती है कि पहले तो ये वैल्यू रिपोर्टेड थे, ओवर द ईयर ये वैल्यू चेंज हो गई है, क्या मुझे गाइडलाइन चेंज करने की ज़रूरत है, आप समझ रहे हो या नहीं। जैसे हिरोशिमा नागासाकी में जब एटॉमिक बम ये हुआ था, उस समय का रिपोर्ट, उस समय जो लोगों की समझ थी, उस समय पे जो इन्वायरमेंटल कंडीशन था, उसके बेसिस पे उन्होंने गाइडलाइन बनाया, रूल्स रेगुलेशंस बनाए, लेकिन ओवर द ईयर फिर वो चेंज होते गए। देखो कहाँ पर रिफ्लेक्ट होता है, पहले ये लोग ये 50 मिलीसीवर्ट जो था एक 1 ईयर में, वो डोज होल बॉडी का डोज लिमिट था। नाउ अभी कितना है, 20 मिलीसीवर्ट है इन ईयर। आप समझ रहे, तो यू कैन जस्ट सी द ड्रास्टिक डिफरेंस। आई का अभी रिसेंटली आया रिकमेंडेशंस, उसमें 20 मिलीसीवर्ट किया उन्होंने, ठीक है, 150 मिलीसीवर्ट से 20 मिलीसीवर्ट किया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसलिए चेंज होती हैं कि जब जब डेटा हमारे पास अवेलेबल होता है, तो जो गाइडलाइन जो पहले से बनी हुई हैं वो गाइडलाइन चेंज हो सकती है, और क्यों चेंज हो सकती है ये इसका रेशनल था। ओके, आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। उसी तरह से जो ल्यूटीशियम की पे जो गाइडलाइन बनी होगी कि इस पेशेंट को एडमिट करने की ज़रूरत है भी या नहीं है, इसको डे केयर की तरह यूज़ करना चाहिए या किस बेसिस पे यूज़ करना चाहिए। तो जब भी गाइडलाइन बना होगा, उस समय की गाइडलाइन देखो, उसके पहले के पब्लिकेशंस देखो, उसके बेसिस पे बना होगा गाइडलाइन। ये ओवर द ईयर जब चीज़ें आएंगी, यदि मान लो डेटा में फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं, जैसे मान लो 50% एक्टिविटी, 70% एक्टिविटी यदि एक्सक्रीट हो रही है यूरिन में, तो आपको देखना पड़ेगा कि बीटा जो होगा वो, और उसके साथ गामा का परसेंटेज जो आ रहा है, आप उसको कैसे हैंडल करोगे। वेदर द पेशेंट नीड्स टू बी पुट इनटू द आइसोलेशन और नॉट। आप समझ रहे हो आप लोग, क्लैरिटी आई आपको। सो दिस गाइडलाइन, और यहाँ पे देखो, अब आप बताओ कि पेशेंट को यहाँ पे एडमिट करने की ज़रूरत है या नहीं है, या एडमिट करने की ज़रूरत है या नहीं है, वो एक इशू है। वेदर इट शुड बी पुट इनटू द आइसोलेशन और नॉट, दिस इज वन पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है कि क्या हमारे पास फैसिलिटी में एक्टिव टॉयलेट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, दिस इज द क्वेश्चन। एक्टिव टॉयलेट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। क्यों होना चाहिए एक्टिव टॉयलेट? तो वेस्ट मैनेजमेंट, वेस्ट एक्टिविटी से निकल रही फीकल और यूरिन से, तो उसको मैनेज करने के लिए, क्योंकि वाटर में एक्सक्रीट होगा सर नॉर्मल ड्रेनेज। तो क्या हो गया, नॉर्मल ड्रेनेज में वो भी चला जाएगा, जो भी है वो फाइनली मिलकर समुद्र में ही जाना है ना। नहीं, आप मेरे बात समझ रहे हो? हाँ? क्या रेडिएशन, व्हाट? सर सीरियस की पर्सन को डोज लिमिट है कि इतनी डोज तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, तो क्या हम यूरिन जब आएगा पेशेंट तो उसको मेजर करके बोलेंगे ये डिस्चार्ज करें या ना करें इसको? व्हाट यू गोइंग टू डू? सर फर्स्ट प्रिंसिपल इज टाइम डिस्टेंस शील्डिंग, सर रेडिएशन प्रोटेक्शन। इसमें टाइम डिस्टेंस शील्डिंग का बताओ, एक्सप्लेन करो उनको। लाइक द पर्सन एक्टिव टॉयलेट, विथ रेफरेंस टू एक्टिव टॉयलेट, एक्टिव टॉयलेट होना चाहिए और नहीं होना चाहिए, ये डेटा क्या बोलता है, इस डेटा से क्या आप इंफरेंसेस निकालते हैं, वेदर वी शुड हैव द एक्टिव टॉयलेट और नॉट। आपको समझ में आ रही है बात, क्यों एक्टिव टॉयलेट? देखो यहाँ पे टेक्नीशियन ईसीडी में भी 55% एक्टिविटी, 20 मिली क्यूरी का 50%, 10 मिली क्यूरी को सीधे। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या है, ये है देखो एक्टिव टॉयलेट है, और यदि आपने रेस्ट्रिक्टेड एंट्री बनाई हुई है कि सिर्फ इसमें पेशेंट जाएगा और उसके लिए इंस्ट्रक्शंस भी है कि उसको कैसे टॉयलेट यूज़ करना है और फ्लश करना है, फिर उसको बाहर निकलना है, एंड इफ इट इज स्ट्रिक्टली फॉलोड देन व्हाट विल बी द एडवांटेज? एडवांटेज ये होगा
कि यदि स्ट्रिक्ट फॉलो कर रहा है रूल्स को तो एक्टिविटी कंटामिनेट नहीं होएगी। अदरवाइज वहाँ पर भी एक्टिव टॉयलेट होने के बाद भी यदि वो कंटामिनेशंस कैरी किया आपके डिपार्टमेंट में तो पूरा डिपार्टमेंट वहाँ से भी कंटामिनेट हो सकता है। सो एक इंस्ट्रक्शंस देना इवन इफ यू हैव गॉट द एक्टिव टॉयलेट, ये भी एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है। इज इट ओके? दूसरा चीज जो एक्टिव टॉयलेट में क्या है, एक रेस्ट्रिक्शंस कर दिया आपने तो सिर्फ उसमें पेशेंट जा रहा है। सपोज हम ये रेस्ट्रिक्शंस हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए और हमें एक्टिव टॉयलेट नहीं है हमारे पास, देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन? ठीक है, एक्टिव टॉयलेट नहीं है तो क्या होएगा, पेशेंट जो है वो जनरल टॉयलेट जो है जहां से अदर पीपल मेंबर ऑफ पब्लिक्स भी जा रहे हैं, जिनको they are not getting benefited from the radiation। जैसे मान लो कि मुझे तो रेडिएशंस लगा है, रेडियो आइसोटोप आपने, सपोज मैं पेशेंट हूँ और मुझे रेडियो एक्टिविटी एडमिनिस्ट्रेट करी गई है, तो उस केस में ये जस्टिफाइड है। ऑलरेडी न्यूक्लियर मेडिसिन फिजिशियन का यदि सिग्नेचर है उस पिंक स्लिप पे, इसका मतलब मेरी स्टडी जस्टिफाइड है। यदि नहीं है तो आपकी स्टडी जस्टिफाइड नहीं है एज पर ARB। सिग्नेचर का मतलब होता है वहाँ पे, यदि न्यूक्लियर मेडिसिन फिजिशियन ने साइन किया है, मीन्स उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने पेशेंट को एग्जामिन किया, जो रेफरल आया था वहाँ से, जो फिजिशियन ने जिस इंफॉर्मेशंस के लिए वो टेस्ट रेफर किया था, वो इंफॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर मेडिसिन में ही अवेलेबल है। वो अल्ट्रासाउंड या MRI से वो इंफॉर्मेशन नहीं मिल सकता है, एंड दैट्स व्हाई वी आर परफॉर्मिंग रेडियोन्यूक्लियाइड इन्वेस्टिगेशन स्टडी। ठीक है, वेदर इट इज डायग्नोस्टिक और थेरापेटिक, तो यदि वो साइन है इसका मतलब वो जस्टिफाइड है, मीन्स मुझे बेनिफिट है रिस्क के कंपैरिजन में। ठीक है, बेनिफिट टू रिस्क जो रेशियो जो है वो हाई है, एंड दैट्स व्हाई आई एम बीइंग एडमिनिस्ट्रेड। बट अब मैं जहाँ जहाँ पे जाऊँगा, मीन्स इफ आई जस्ट मूव वेर एवर आई विल मूव, I am a source, moving source of radiation, so I am going to expose everybody with whom I will come into the contact। या जितना क्लोज जाऊंगा उतना ज़्यादा रेडिएशन उसको लगेगा। ठीक है, तो और दूसरा, यदि मान लो कि मैं जनरल टॉयलेट यूज कर रहा हूँ, राइट, वहाँ पे रेडिएशन सिंबल नहीं है। रेडिएशन सिंबल रखने का पर्पस क्या है कि आम आदमी भी जो है, मेंबर ऑफ पब्लिक भी रेडिएशन सिंबल देख करके समझ जाए कि यहाँ पे रेडिएशन है, मुझे इंटर नहीं करना है, या आई हैव टू बी कॉशियस। देयर इज ए डेंजर रिलेटेड विथ रेडिएशन, देयर इज ए हजार्ड रिलेटेड विथ रेडिएशन, सो आई शुड नॉट इंटर इट। दिस इज द मैसेज टू द जनरल पब्लिक। सो जनरल पब्लिक को तो पता नहीं है, मैं आया, यूरिन किया, फ्लोर पे ही करके चला गया, अभी क्या है, फ्लोर कंटामिनेट हो गया। अब दूसरा कोई भी आदमी आएगा, उसका शूज बाकी चीज़ें कंटामिनेट होगी, जहाँ जहाँ पे दूसरा आदमी जाएगा वो पूरा कंटामिनेट करते जाएगा, मीन्स रेडियो एक्टिविटी जो होगी इट विल बी स्प्रेडिंग अराउंड। ठीक है, इसलिए एक्टिव टॉयलेट का होना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, इट हैज़ टू बी इनटू द रेस्ट्रिक्टेड एरिया, कि वहाँ पे सबका एक्सेस नहीं होना चाहिए। इसलिए न्यूक्लियर मेडिसिन में हमेशा रेस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है। ठीक है, इज इट ओके? दिस इज क्लियर? तो एक तो एक्टिव टॉयलेट होना चाहिए इसलिए कि कंटामिनेशन मुझे स्प्रेड करना, अवॉइड करना है, प्रिवेंटिंग कंटामिनेशंस। दूसरी चीज जो है, एक्टिव टॉयलेट जो है उसमें आपको ARB के रिक्वायरमेंट हैं ऑलरेडी कि वो होना ही चाहिए
उसका ड्रेनेज सिस्टम कहाँ जा रहा है, कहाँ पे जाके मिल रहा है, वो सारी चीज़ लेआउट के टाइम पे, अप्रूवल के टाइम पे वो सारी क्लियरिटी दी जाती है डिपार्टमेंट से कि यहाँ से जो भी एक्टिविटी आएगी वो कहाँ पे जाकर के मिक्स होनी है और कैसे उसका ड्रेनेज सिस्टम होगा, कहाँ कहाँ से होकर के गुजरेगी। आप समझ रहे? वो सारा चीज़ लेआउट में होता है। तो यदि एक बार लेआउट जो अप्रूव्ड है उसको भी चेंज नहीं करना है, क्योंकि अब आप क्या करोगे, सपोज एक्टिव टॉयलेट जो है उसको आपने एक सिस्टम से होकर गुजारा जहाँ से ARB का अप्रूवल लिया, अभी इसको क्लोज करके दूसरे को एक्टिव टॉयलेट आपने बना दिया, तो वहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम कैसा है, वो एक्टिविटी कहाँ जा रही है, कहाँ पे निकल रही है, किस ढंग से मिक्स हो रही है, नोबडी नोज। आप समझ रहे? तो रेडियो एक्टिविटी जो भी होगी उससे पब्लिक को नुकसान होगा, पब्लिक विल गेट एक्सपोज टू। आप समझ गए? पहली चीज़ कि एक्टिव टॉयलेट होना चाहिए, दूसरा चीज़ एक्टिव टॉयलेट जो है उसको चेंज नहीं करना चाहिए, उसके पीछे का रीजनल आपने समझा, क्यों होना चाहिए वो समझा आपने, और तीसरा चीज़ है कि पेशेंट जो है वो मूविंग सोर्स ऑफ रेडिएशन है, स्पेशली न्यूक्लियर मेडिसिन में वंस एक्टिविटी इज एडमिनिस्ट्रेड। ठीक है, तो उस केस में यदि मान लो कि मैं उसको अलाउ करूं कि तू जनरल पब्लिक के साथ जाके मिक्स हो जाए, तो मैं क्या कर रहा हूं, सपोज मैंने 50 पेशेंट किए, या सपोज करो कि 20 पेशेंट का इंजेक्शन किया, 20-20 मिलीक्यूरी दे दिया, बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है कोई, और 20 मिलीक्यूरी टेक्नीशियन 99 ने भी दे दिया, 400 मिलीक्यूरी हो गई 20 के लिए, उसको बोला अब तुम जाओ। अब वो कहीं पे आसपास में वो लोग रहे तो कितना होगा, 400 मिलीक्यूरी, यदि एक साथ इकट्ठे हो जाए तो उसका एक्सपोजर वैसे करके मूव करेगा। आप समझ रहे हो? सो जनरल पब्लिक में जो मूव करेंगे तो दे विल एक्सपोज द जनरल पब्लिक हु विल नॉट बी इवन अवेयर ऑफ। ठीक है, आप समझ रहे हो? इट्स क्लियर टू एवरीबॉडी? ये तीनों एग्जाम्पल्स में देखो, ये क्या है, 55%, 78%, 50%, 74%, इवन थैलियम में 4%, 8% एक्टिविटी एक्सक्रीट। थैलियम का ऐसे भी एक्टिविटी बहुत कम इंजेक्ट होती है, 2 मिलीक्यूरी के आसपास मैक्सिमम, 2 to 3 मिलीक्यूरी, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा जो डोज जाता है क्रिटिकल ऑर्गन से, बट वो भी चीज़ें निकलना, उसका भी अमाउंट, राइट? MIBG में भी देखा आपने, MIBG और आयोडीन के साथ तो और भी रिस्क है। ठीक है, सो आयोडीन हैंडलिंग इज लाइक you all, I just request you people learn in a much better way. So देखो, एक बार यदि आपने कोई भी कंटामिनेशन किया तो सबसे पहला नुकसान तो वो आप ही को होना है, उसके बाद ही दूसरे किसी को होएगा, चाहे जो भी नुकसान हो। सो केयरफुल हैंडलिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इवन 1 मिलीक्यूरी से ज़्यादा एक्टिविटी यदि बाहर आ रही है आपका आयोडीन की, तो दैट इज कंसिडर्ड एज ए मेजर स्पिल, बाकी के कंपैरिजन में छोड़ दो। ठीक है, सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल व्हाइल हैंडलिंग दोज एक्टिविटी। ठीक है, इसको स्टॉप कर दो।